नमस्कार दोस्तों ये जेल पेरी 2025 की क्लास है। दोस्तों आपदा प्रबंधन के आपदा परिचय और वर्गीकरण। दोस्तों अगर आपको ये मैं संकल्प क्लासेस बाड़मेर की पीडीएफ को पढ़ा नहीं रहा है दोस्तों, मैं अपने लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो दोस्तों आप संकल्प क्लासेस बाड़मेर के ऐप पर या उसके चैनल पर जाकर ये पूरी वीडियो देख सकते हो। मैं अपने लिए शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, तो ये मैं अपने लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको पढ़नी है तो आप देख सकते हो। आपदा प्रबंधन परिचय वर्गीकरण। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा, आपदा प्रबंधन रणनीति और उपाय। जलवायु परिवर्तन। आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के लिए काम आने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका और कार्यात्मक रूपरेखा। आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय नीति योजना। और पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव, वनों की कटाई, प्रदूषण, संसाधनों का अतिदोहन, पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव और जैविक विविधता संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण। आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन परिचय वर्गीकरण। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं, आपदा प्रबंधन रणनीति और उपाय। दोस्तों अभी ये बता रहे हैं क्या क्या पढ़ाना है इसमें। अब ये हमारा टॉपिक चालू होता है यहाँ से। आपदा किसी क्षेत्र में अनपेक्षित घटनाएं जिनमें सामान्य जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो, जैसे जान माल का नुकसान हो, आपदा कहलाती है। ये थोड़े समय और बिना चेतावनी के घटित होती है। ये थोड़े समय और बिना चेतावनी के लिए घटित होती है आपदा। इसमें जान माल का नुकसान होता है। ये मानव के नियंत्रण में नहीं होती। आपदा मानव के नियंत्रण में नहीं होती। सबसे मेन बात क्या है दोस्तों, आपदा जो मानव के नियंत्रण में नहीं होती है। आपदा प्रबंधन किसी आपदा से निपटने के लिए आपदा पीड़ित क्षेत्र में सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा जाने वाली सहायता और व्यवस्था को आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन में दोस्तों सरकारी संगठनों द्वारा और गैर सरकारी संगठन द्वारा व्यवस्था आपदा प्रबंधन कहलाती है। आपदा पूर्व आयास अनुमान लगाया जाता है। आपदा के समय की जाने वाली और आपदा के पश्चात की जाने वाली मदद। आपदा अनपेक्षित घटना है, ये बिना चेतावनी का आती है। इसमें जान माल का नुकसान होता है और ये कम समय के लिए आती है। आपदा दो प्रकार की होती है ना दोस्तों, इसमें प्राकृतिक आपदा होती है और मानव निर्मित आपदा होती है। प्राकृतिक आपदा पर्यावरण के असंतुलन या धरती की अंदर की हलचल के कारण घटने वाली कोई प्राकृतिक घटना जिससे पर्यावरण व जीवन को हानि पहुंचती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे भूकंप, सूखा, बाढ़, तूफान, प्राकृतिक भूस्खलन, चक्रवात या सुनामी, शीत लहर, वनों में आग का लगना, ज्वालामुखी का फटना, ये दोस्तों सभी आपदा कहलाती हैं। मानव निर्मित आपदाएं मनुष्य की असावधानी, भूल, लापरवाही को कारण गठित होने वाली आपदा मानव निर्मित आपदा कहलाती है। जैसे सड़क, रेल, वायुयान दुर्घटना, बस्ती या कारखाने में आग, धुंध या वायु प्रदूषण, बम विस्फोट, मानव जनित भूस्खलन, रासायनिक आपदाएं, जैविक आपदाएं और नाभिकीय आपदाएं, ये भी दोस्तों मानव निर्मित आपदाएं हैं। अगला है हमारा प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं दोस्तों ये हैं, जैसे भूकंप है। भूकंप की उत्पत्ति विवर्तनिक से संबंधित है। पृथ्वी में मौजूद विवर्तनिकी प्लेटों के एक दूसरे से टकराने से होने वाली कंपन भूकंप कहलाती है। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होता है। इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है। उत्तर पूर्व दिशा में, ये उत्तर इधर की साइड इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर खिसक रही है। परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रहण होता है। अधिक ऊर्जा संग्रहण से तनाव बढ़ता रहता है। हिमालय के चाप में भूकंप आता है। हिमालय के
चाप में भूकंप आता है। इससे प्रभावित भारत के मुख्य केंद्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, उत्तर पूर्व के 7 राज्य। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्य पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर गुजरात 1819, 1956, 2001 और महाराष्ट्र 1967, 1993 में प्रचंड भूकंप आए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थाओं ने भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थाओं ने भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। अधिक क्षतिग्रस्त क्षेत्र, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। दोस्तों, राजस्थान किस में आता है? निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र में आता है। अगला है भूकंप की आपदा से निपटने के तरीके। भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचना पहुंचाई जा सके, तत्काल सूचना पहुंचाई जा सके। दोस्तों, जीपीएस ग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम की मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सकता है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार लाना। ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतों, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा नहीं देना। ऊंची इमारतों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना और हल्के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। भूकंप वाले क्षेत्रों में भूकंप के समय झुको ढको पकड़ो तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। झुको ढको और पकड़ो तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। झुककर किसी मेज के नीचे जाएं, एक हाथ से अपने सर को ढकें और मेज को पकड़े रहें। अगला है प्रमुख भूकंप। लातूर भूकंप महाराष्ट्र में 1993 में, गुजरात भूकंप 2001 में, सुमात्रा अंडमान भूकंप सबसे शक्तिशाली भूकंप 2004 में, पीओके 2005 में, चीन में 2008 में, जापान में 2011 में, नेपाल में भूकंप 2015 में, तुर्की सीरिया में भूकंप 2013 में। अगला है दोस्तों 30 सितंबर 1993 लातूर के लिए काला दिन। 30 सितंबर 1993 लातूर के लिए काला दिन। भूकंप से तिब्बत से तबाही, 53 लोगों की मौत। गुजरात भूकंप में मोदी जी ने की थी मदद। भूकंप के 2 झटके से हिला जम्मू कश्मीर, घर से भागे लोग। दोस्तों, ये न्यूज़ की कटिंग है। चक्रवात एवं सुनामी। समुद्र की सतह पर बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने और हवा में दबाव की कमी होने की वजह से आने वाले समुद्री तूफान को चक्रवात कहते हैं। समुद्र की सतह पर बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने और हवा में दबाव की कमी होने की वजह से आने वाले समुद्री तूफान को चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात जब समुद्र के भीतर से तट की ओर बढ़ता है तो तेज हवा के साथ बारिश होती है, जिसकी वजह से बाढ़ उत्पन्न होती है। तेज हवा से पेड़, बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं। नाविकों के लिए जान का खतरा बढ़ जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री उत्तरी, 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है। भारत की आकृति कैसी है? प्रायद्वीपीय। और इनके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। अतः आने वाली चक्रवात इन्हीं 2 जलीय क्षेत्रों में पैदा होती है, बंगाल खाड़ी और दोस्तों अरब सागर से। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है। भारत की आकृति कैसी है? प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय
भारत प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर तट व पश्चिमी तट दोनों ही चक्रवातों से प्रभावित होते हैं। प्रमुख चक्रवात अम्फान वेस्ट बंगाल उड़ीसा 2020 में, ताऊते महाराष्ट्र गुजरात 2021 में, आसानी तमिलनाडु अरुणाचल प्रदेश 2022 में, बिपरजॉय गुजरात और पाकिस्तान 2023 में, रेमल वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। रेमल चक्रवात वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में आया था। सुनामी सुनामी क्या होती है दोस्तों? समुद्र की सतह के नीचे भूकंप आने या ज्वालामुखी फटने की वजह से आने वाले समुद्री तूफान को सुनामी कहते हैं। समुद्र की सतह के नीचे भूकंप या आने वाली ज्वालामुखी फटने की वजह से आने वाले समुद्री तूफान को सुनामी कहा जाता है। सुनामी अपने रास्ते में सभी जहाज और नाव को नष्ट कर देती है। सुनामी के रास्ते में जो भी जहाज और नाव आते हैं वे सब को नष्ट कर देती है। सुनामी की लहरें जब समुद्र तट पर हमला करती हैं तो उनकी ऊंचाई 15 से 20 मीटर होती है। दोस्तों सुनामी की ऊंचाई कितनी होती है? 15 से 20 मीटर होती है। सुनामी की ऊंचाई कितनी होती है? 1520 मीटर। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर फिलीपींस, अलास्का, जापान, इंडोनेशिया। सुनामी कहाँ आती है? प्रशांत महासागरीय तट पर फिलीपींस, अलास्का, जापान, इंडोनेशिया। यह हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में आती है। जब दोस्तों ये पेपर कटेंगे आज का इतिहास की, जब मौत बनकर आई थी सुनामी 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में उठी थी लहरें। 13 देशों में 2.30 लाख लोग मारे गए थे। भारत समेत 1.28 लाख की जान गई थी। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा। दोस्तों टोटल 13 देशों में 2.30 लाख लोग मारे गए थे 2004 में। चक्रवात और सुनामी से बचने के तरीके। मौसम खराब होने पर समुद्री तट से दूर जाएं। सरकार की चेतावनी मिलने पर सुरक्षित स्थानों पर जाएं। नाविक व मछुआरे समुद्र में न जाएं। बाढ़, अधिक वर्षा, बांध, नदी, तूफान, चक्रवात, सुनामी। किसी क्षेत्र में अस्थायी रूप से भारी मात्रा में जल भर जाने के कारण जनजीवन प्रभावित होने की स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। किसी क्षेत्र में अस्थायी रूप से भारी मात्रा में जल भर जाने के कारण जनजीवन प्रभावित होने की स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। बाढ़ आने के कारण बहुत ज़्यादा बारिश, बांध का टूट जाना, किसी क्षेत्र में पानी के बहाव का बढ़ जाना, हिम का पिघलना, अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप कहाँ पर है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी में। ये क्वेश्चन हो सकता है। जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, हर वर्ष बाढ़ से ग्रस्त होता है, परंतु यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है। चावल की फसल ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप पर चावल की फसल सबसे अधिक होती है। और जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा द्वीप है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया। 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार। माजुली द्वीप कहाँ है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है माजुली द्वीप। चावल की फसल सबसे अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त भारत की ज़्यादातर नदियाँ पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती हैं। बाढ़ से निपटने की तैयारी। बाढ़ से कम से कम एक सप्ताह के लिए पर्याप्त भोजन और पानी का संग्रहण करके रखें। दोस्तों बाढ़ आने पर कम से कम एक सप्ताह के लिए पर्याप्त भोजन और पानी का संग्रहण करके रखें। मवेशियों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं।
रेडियो, टीवी व समाचार पत्र के माध्यम से मौसम की जानकारी रखें। रखे आने अपने ज़रूरी दस्तावेज और कीमती सामान संभाल कर रखें। नदी बहाव क्षेत्र में घर ना बनाएं। नदी के बहाव क्षेत्र में घर ना बहाएं। सूखा, किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा 25%, सामान्य वर्षा में 25% या उससे ज़्यादा की कमी होने पर उसे आमतौर पर सूखे स्थिति कहा जाता है। सामान्य वर्षा में 25% की कमी को आमतौर पर सूखा कहा जाता है। गंभीर सूखे की स्थिति ज़्यादा देर से आती है। गंभीर सूखे की स्थिति हम तब कहते हैं जब 50% से अधिक की कमी या वर्ष तक निरंतर सूखे की परिस्थिति बनी रहे। दोस्तों 25% से कम कमी को सूखा कहा जाता है और गंभीर सूखा 50% से कम बारिश को गंभीर सूखा कहा जाता है। सूखे के प्रकार, मौसम विज्ञान संबंधित। सूखे के प्रकार मौसम विज्ञान संबंधित कृषि सूखा, आर्द्र सूखा या पारिस्थितिक सूखा। दोस्तों मौसम विज्ञान संबंधित सूखा वर्षा की कमी, कृषि सूखा या आर्द्र सूखा मृदा में आर्द्रता में नमी की कमी, और पारिस्थितिकी सूखा ये दोस्तों इकोलॉजी, पारिस्थितिकी सूखा इकोलॉजी। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र, भारतीय कृषि का ज़्यादातर हिस्सा मानसून पर निर्भर रहता है। भारतीय कृषि का ज़्यादातर हिस्सा मानसून पर निर्भर करता है। दोस्तों 70% कृषि मानसून पर निर्भर रहती है। भारत की 70% कृषि मानसून पर निर्भर है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या 12% हिस्सा सूखे से प्रभावित हैं। 19% भाग और जनसंख्या का 12% सूखे से प्रभावित है। भारत में 19% जनसंख्या और 12% भाग सूखे से प्रभावित है। सूखे को निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र हरियाणा, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात, नहीं दोस्तों ये गलत है। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र थार का मरुस्थल, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। अत्यधिक सूखा कहाँ है दोस्तों? थार के मरुस्थल, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र राजस्थान का पूर्वी भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग। अधिक सूखा राजस्थान का पूर्व नहीं, राजस्थान का पश्चिमी भाग। अधिक सूखा महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का उत्तरी भाग, उड़ीसा का आंतरिक भाग, आंध्र प्रदेश का आंतरिक भाग। सूखे के प्रभाव व परिणाम, सिंचाई के लिए जल, अनाज व पीने के पानी में कमी, मवेशियों के लिए चारे में कमी। सूखे से प्रभाव सिंचाई के लिए जल की कमी हो जाती है, अनाज व पीने के पानी की कमी हो जाती है, मवेशियों के लिए चारे की कमी हो जाती है, मवेशियों की मृत्यु होने लगती है और दोस्तों लोग पलायन करने लगते हैं। सूखा पड़ता है तो दोस्तों दूषित जल से बीमारी फैलती हैं, दोस्तों बेरोजगारी बढ़ती है और दोस्तों इसमें फिर अपना अपराध की प्रवृत्ति आ जाती है लोगों में। सूखा पड़ जाए तो उनका खाने पीने के लिए उसको पैसे कमाने हैं तो अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अकाल की स्थिति, अन्नाकाल, खाद्यान्न की कमी, तृण अकाल, पशु चारे की कमी, जल अकाल, जल की कमी, त्रिकाल, तीनों अकाल, अन्न, जल और तृण, तीनों अकाल। राजस्थान के शुष्क व आर्द्र शुष्क क्षेत्र में प्रति 2 वर्ष सूखा पड़ता है। राजस्थान के शुष्क व आर्द्र शुष्क क्षेत्र में प्रति 2 वर्ष में सूखा पड़ता है। प्रमुख अकाल, चालीसा अकाल दोस्तों जो 1840 में आया था, विक्रम संवत 1840 में। पंचाकाल 1812 से 13 ईस्वी में। और सहसा प्रदूषा काल ये 1900 विक्रम संवत में आया था। 56 काल ये 1956 विक्रम संवत में आया था।
इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों छप्पनिया काल 1956 में, और सहसा अकाल दोस्तों ये 1900 विक्रम संवत में आया था। चालीसा अकाल 1783 में आया था, जो 1840 है। सूखे से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। सूखे से बचने के लिए नदी घाटी परियोजना चलाना। नदी घाटी परियोजना मतलब IGNP पश्चिम राजस्थान में हरियाली के लिए, कृषि व पानी पीने के लिए, गाँव में छोटे छोटे जलाशय, तालाब, कुएं आदि का विकास करना, सिंचाई के विशेष साधनों का प्रयोग करना, जैसे टपक सिंचाई, छिड़काव सिंचाई। वैज्ञानिक विधि द्वारा कृत्रिम वर्षा चलाना। वैज्ञानिक विधि से कृत्रिम वर्षा मरुस्थल में भूमि की उत्पादकता व जल संसाधनों को बढ़ाना। मरुस्थल में भूमि की उत्पादकता व जल संसाधनों को बढ़ाना। जल संसाधन कैसे बढ़ाए दोस्तों? IGNP द्वारा नर्मदा नहर, गंग नहर, सूखा ग्रसित किसानों की मदद के लिए फसल बीमा योजना चलाना। प्राकृतिक भूस्खलन। प्राकृतिक भूस्खलन किसी पहाड़ी की ढाल पर सूखी चट्टानों के टुकड़ों अथवा गीली चट्टानों के ऊपर से नीचे की ओर खिसकने, लुढ़कने, गिरने को भूस्खलन कहते हैं। प्राकृतिक भूस्खलन क्या है? पहाड़ी की ढाल पर सूखी चट्टानों के टुकड़ों अथवा गीली मिट्टी के ऊपर से नीचे की ओर खिसकने, लुढ़कने, गिरने के भूस्खलन कहा जाता है। अत्यधिक वर्षा होना भूकंप या ज्वालामुखी द्वारा पैदा कंपन इसके मुख्य कारण है। अत्यधिक वर्षा, भूकंप या ज्वालामुखी। भारत के विभिन्न भूस्खलन क्षेत्र। विभिन्न भूस्खलन क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत के? हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी पूर्व राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर पूर्वी राज्य, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी राज्य और दोस्तों पश्चिमी घाट, पश्चिमी क्षेत्र अंडमान निकोबार, नीलगिरी का पहाड़। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में खानों व भूमि के धंसने से भूस्खलन होता है। खान और भूमि के धंसने से भूस्खलन होता है। भूस्खलन के परिणाम: सड़क अवरोध, रेल पटरियों का टूटना, नदियों के रास्ते में बदलाव होना, विकास कार्यों रफ्तार धीमी पड़ना, जान माल का भारी नुकसान होना। निवारण: भूस्खलन के निवारण क्या है? अधिक भूस्खलन वाले क्षेत्रों में सड़क और बांध बनाने जैसे निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध हो। दोस्तों सड़क और बांध बनाने जैसे निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध हो। बड़ी विकास परियोजना पर नियंत्रण करना, ये भूस्खलन को रोक सकते हैं। तूफान: पृथ्वी के वायुमंडल में उत्तेजना की स्थिति को तूफान कहते हैं। वायुमंडल में उत्तेजना की स्थिति को तूफान कहते हैं। तेज हवाएं, भारी वर्षा, ओला गिरना, बिजली खड़कना, बादल गरजना इसमें शामिल है। तूफान के परिणाम: यातायात को प्रभावित करता है, मानव की गति को प्रभावित करता है, पशुओं को प्रभावित करता है। दोस्तों तूफान से बचने के उपाय। तूफान से बचने के उपाय: घर में ही रहें, घर की खिड़की दरवाजे बंद कर ले, पशु या छोटे बच्चों को घर के अंदर रखें, पेड़ के नीचे न रहें, खंबे से सहारा न लें। आकाश से बिजली गिरना। आकाश से बिजली गिरना: आकाश में जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बिजली का मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज निकलकर तेजी से जमीन की तरफ गिरती है और आकाश में बिजली भी चमकती हुई दिखाई देती है। इसे आकाशीय बिजली कहा जाता है। आकाशीय बिजली किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। बचाव के उपाय: घर में रहे, बाहर ज़मीन पर न लेटें। बिजली से मतलब आकाशीय बिजली से बचाव: घर में रहें, बाहर ज़मीन पर न लेटें, हो सके तो ज़मीन से कम संपर्क रखें, नीचे बैठे हाथों को कानों पर रखें।
दोस्तों पेड़ का सहारा नहीं लें, सीधा नहीं लेटें। अगर आपको ज़मीन पर बैठना पड़ रहा है तो पैर को टेक सकते हैं आप, पूरा नहीं लेटे ज़मीन पर। शीतलहर, सर्दी के मौसम में किसी क्षेत्र का तापमान सामान्य से बहुत कम हो जाए और ठंडी हवा चलने, उसे शीतलहर कहते हैं। शीतलहर के उपाय: नियमित रूप से गर्म पानी पिएं, बुजुर्गों और बच्चों को ख्याल रखें, हो सके तो घर के अंदर ही रखें बुजुर्गों और बच्चे को, और पर्यावरण पानी का संग्रहण करके रखें, पर्याप्त पानी का संग्रहण करके रखें। सर्दियों के कपड़े पर्याप्त मात्रा में रखे हुए पहने। ताप लहर, गर्मी के मौसम में जब किसी क्षेत्र का तापमान कुछ समय के लिए असामान्य रूप से बढ़ जाए, स्थिति को ताप लहर कहते हैं। गर्मी के मौसम में जब किसी क्षेत्र का तापमान कुछ समय के लिए असामान्य रूप से बढ़ जाए, उस स्थिति को ताप लहर कहते हैं। ताप लहर दोस्तों मार्च से जून में दोस्तों लू चलती हैं, शुष्क लू चलती हैं दोस्तों। उपाय: पानी पूरा पिएं दोस्तों। वनों में आग लगना, वन में आग लग जाती है जिससे पेड़ पौधे जलने लगते हैं और जीव जंतु उस आग में धुएं में प्रभावित होते हैं। ऐसी आपातकालीन स्थिति को वन की आग कहते हैं। वन की आग के कारण क्या है? तापमान का बढ़ना। इसके बचाव क्या है? ऐसी स्थिति को तुरंत देखें और दोस्तों वन की आग को बुझाने की कोशिश करें या फिर उससे दूर जाने की कोशिश करें। ज्वालामुखी, धरती की सतह पर एक ऐसी दरार या छेद होती है जिससे फटने या खुलने से पृथ्वी के भीतर से गर्म गैस, राख, पिघली हुई चट्टान या लावा बाहर निकलता है। दोस्तों पृथ्वी के भीतर से गर्म गैस, राख, पिघली हुई चट्टानें व लावा बाहर निकलता है। इसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण: सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जिनमें लगातार या रुक रुक कर लावा निकलता है, वे सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी: कोटोपैक्सी इक्वाडोरा, माउंट एरबुस अंटार्कटिका में दोस्तों, और बेरन द्वीप ज्वालामुखी, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी, लावा की कमी दोस्तों, जैसे दोस्तों सुषुप्त ज्वालामुखी, दोस्तों ये है भविष्य में कभी कभी होता है, ये मतलब इसमें कभी कभी लावा निकलता है पर कोई फिक्स नहीं होता, कभी भी निकल सकता है दोस्तों। इसमें उदाहरण है फ्यूजियामा जापान में है, एक है विसुवियस इटली में, नारकोडम द्वीप अंडमान में है, ये दोस्तों भारत का है, नारकोडम द्वीप अंडमान निकोबार। सुषुप्त ज्वालामुखी, नारकोडम द्वीप अंडमान निकोबार। मृत ज्वालामुखी, जैसे मृत ज्वालामुखी कलिमंजारो अफ्रीका, पोपा म्यांमार, कोह सुल्तान ईरान, एकांगागुआ एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका। ज्वालामुखी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी: ज्वालामुखी उद्गार को न तो रोका जा सकता और न ही संपत्तियों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। ज्वालामुखी फटने से भूकंप व सुनामी आती है। ज्वालामुखी के फटने से भूकंप व सुनामी आती है दोस्तों, ज्वालामुखी फटने से भूकंप व सुनामी आती है। भूकंप कहाँ आता है? ज़मीन पर। सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में। ज्वालामुखी का धुआं वातावरण को दूषित करता है। ज्वालामुखी का धुआं वातावरण को दूषित करता है। इसमें जहरीली गैस होती है दोस्तों, जो वातावरण को प्रदूषित करता है। मानव निर्मित आपदा, मनुष्य की असावधानी, गलती या भूल या लापरवाही से आने वाली आपदा, मानव निर्मित आपदा, जैसे सड़क, रेल, वायु दुर्घटना, बस्ती या कारखानों में आग एवं वायु प्रदूषण, बम विस्फोट, मानव जनित भूस्खलन। रासायनिक आपदा,
दोस्तों रासायनिक आपदा भी मानव निर्मित आपदा है और जैविक आपदा भी मानव निर्मित आपदा है। नाभिकीय आपदा, रासायनिक आपदा, जैविक आपदा और नाभिकीय आपदा, ये तीनों मानव निर्मित आपदा है। अगला है सड़क रेलवे वायु दुर्घटना, ये भी मानव निर्मित आपदा है। सड़क दुर्घटना कैसे होती है? शराब पीकर गाड़ी चलाना, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, नींद आ जाना गाड़ी चलाते समय, और दोस्तों अनुभव में कमी होना। रेल दुर्घटना, दो ट्रेनों का टकराना या पटरी खराब होना, दो ट्रेनों का टकराना या पटरी खराब होना सड़क रेल दुर्घटना के कारण है। प्रमुख रेल दुर्घटना 6 जून 1981 को ये बागमती नदी के पुल पर 9 बोगियों वाली पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई 6 जून 1981 को। दोस्तों इसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। बिहार में बागमती नदी पर 6 जून 1981 को 9 बोगी वाली पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अजमेर सियालदह एक्सप्रेस दुर्घटना 28 दिसंबर 2016 को। बागमती, दोस्तों ये हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है, 6 जून 1981 को बागमती रेल दुर्घटना। इंदौर पटना एक्सप्रेस दुर्घटना 10 नवंबर 2016 को। दोस्तों ये देखो बागमती नदी में भाई पूरी ट्रेन, बिहार रेल हादसा। देखो दोस्तों सभी बोगियाँ मतलब ये नदी में पड़ी हैं। रेल हादसे का वो काला दिन, ये दोस्तों पेपर कटिंग है। वायु दुर्घटना, मौसम की खराबी, वायुयान दुर्घटना है दोस्तों ये। वायुयान दुर्घटना कैसे होती है? मौसम की खराबी। ये दोस्तों पायलट की लापरवाही। भारत के प्रथम जनरल विपिन रावत की मृत्यु भी विमान दुर्घटना से हुई। विपिन रावत की मृत्यु भी दोस्तों विमान दुर्घटना से हुई। वायुयान दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कारक क्या है दोस्तों? ये मौसम की खराबी, पायलट की लापरवाही। मानव जनित भूस्खलन या प्राकृतिक भूस्खलन अलग होता है, मानव जनित अलग होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मेबड़े पैमाने पर हो रहे सड़क रेल निर्माण कार्य, वनों की कटाई, खेती की गलत प्रणाली का प्रयोग, जिससे चट्टान खिसकने लुढ़कने से भूस्खलन होता है। पहाड़ी निकाय। बचाव, नियमों का पालन करके इमारत का निर्माण करना। दोस्तों नियमों का पालन करके भूस्खलन का बचाव कैसे है? नियमों का पालन करके इमारत का निर्माण करना। स्थानांतरित कृषि की जगह सीढ़ी नुमा कृषि प्रणाली। दोस्तों ये जैसे सीढ़ी नुमा कृषि प्रणाली है। अधिक पेड़ लगाना और वनों की कटाई को रोकना। भूस्खलन को रोका जा सकता है दोस्तों अधिक पेड़ लगाकर। कृषि और दोस्तों कृषि की सीढ़ीदार नमूना प्रणाली। बम विस्फोट, ये भी दोस्तों मानव निर्मित आपदा है। दुश्मन से अपने देश की सुरक्षा के लिए बनाए गए बम अब कुछ देश और आतंकवादी संगठन बम विस्फोट जैसी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बम जितना शक्तिशाली होगा, विस्फोट उतना ही जानलेवा होगा। बम विस्फोट अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगह पर किया जाता है, जिससे ज़्यादा नुकसान होता है। अक्सर बम विस्फोट से सावधान रहने के उपाय। हमेशा सतर्क रहें, अपने आसपास के लोगों और गतिविधियों की जानकारी रखें। 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट। दोस्तों 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था। 13 मई 2008 को काला दिन। कई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत पुलिस को संपर्क करें। विस्फोट से बचने के सावधानी दोस्तों। ये रासायनिक आपदा, मानवीय लापरवाही के कारण कई बार रासायनिक कारखानों में मौजूद खतरनाक रासायनिक आग लग जाती है, जिसके कारण विस्फोट होता है। जहरीली गैस का रिसाव होता है और हवा और पानी में मिलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 को। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन
कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी के रासायनिक कारखाने में बेहद जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ, जिसके कारण हजारों लोगों की मौत हो गई। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी के रासायनिक कारखाने में बेहद जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ, जिसके कारण हजारों लोगों की मौत हो गई। 2 दिसंबर 1984। भोपाल की हवा में बहा जहर। दोस्तों ये पेपर कटिंग है। बचाव के उपाय: रासायनिक पदार्थों को सही तरीके से संचित करें। रिसाव की स्थिति में जहरीली गैस का सांस के माध्यम से शरीर में जाना काम करने के लिए चेहरे पर गीला कपड़ा रखें। दोस्तों अगर आपको लगे रासायनिक गैस का रिसाव हो रहा है तो दोस्तों गीला कपड़ा अपने चेहरे पर रखें, जिससे रासायनिक गैस का जाना अपने मुंह में कम हो जाएगा। खतरनाक क्षेत्र में धूम्रपान न करें और आग न जलाएं। बस्तियां कारखाने में आग लग जाना। मानव द्वारा किसी लापरवाही के कारण बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण बस्तियों में आग लग सकती है, जिससे जानमाल को भारी नुकसान हो सकता है। बचाव के उपाय: बिजली का स्विच बंद करें। राष्ट्रीय आपदा नंबर 101 अग्निशामक 112 को सूचना दें। राष्ट्रीय आपदा नंबर कितने दोस्तों? 101। राष्ट्रीय आपदा नंबर 101 व अग्निशमन 112। राष्ट्रीय आपदा नंबर 101 अग्निशमन 112 सूचना दें। दमकल पहुंचने तक आग बुझाने की कोशिश करें। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है तो पानी का इस्तेमाल न करें। जैविक आपदा: महामारी एवं जानवरों के संक्रमण, रोग तथा कीड़े अथवा जानवरों से फैले संक्रमण ही जैविक आपदा है। जैविक आपदा के उपाय: बिना जरूरत घर से बाहर न जाएं। सरकार के सुझाव का पालन करें। जैसे दोस्तों ये कोविड-19 ये दोस्तों जैविक आपदा थी। नाभिकीय आपदा। नाभिकीय आपदा कौन से है दोस्तों? नाभिकीय पावर प्लांट में नाभिकीय ईंधन में इस्तेमाल से भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा की जाती है। नाभिकीय पावर प्लांट में नाभिकीय ईंधन के इस्तेमाल से भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा की जाती है, जिससे बिजली पैदा होती है। परंतु जब इसका उपयोग परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जाता है या मानवीय लापरवाही के कारण नाभिकीय रिएक्टर में रिसाव हो जाए, तब यह भयानक आपदा का रूप ले सकती है। परमाणु किरणों की चपेट में आने वाले लोग कैंसर, चर्म रोग, मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं। नाभिकीय आपदा के क्या प्रभाव है दोस्तों? कैंसर, चर्म रोग, मानसिक रोग। बचाव: नाभिकीय आपदा के बचाव: परमाणु ऊर्जा केंद्रों को घनी आबादी से दूर स्थापित किया जाए। काम करने वाले कर्मचारियों को रेडिएशन प्रतिरोधी जैकेट देना चाहिए। कर्मचारियों की निश्चित अंतराल पर स्वास्थ्य जांच करना। परमाणु ऊर्जा केंद्रों के निकलने वाले परमाणु कचरे के प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था करना। नाभिकीय आपदा की प्रमुख घटनाएं: 1945 अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर सबसे पहला परमाणु विस्फोट किया गया था, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। 1986 में चेरनोबिल नगर रूस में परमाणु रिएक्टर के रिसाव से सैकड़ों लोग मर गए थे। 1993 में भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र में परमाणु रिसाव की दुर्घटना होते होते बची। 1993 में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र में परमाणु रिसाव होते होते बचा। दोस्तों ये देखो, ये हिरोशिमा नागासाकी का परमाणु बम का दोस्तों प्रभाव देखो, हिरोशिमा नागासाकी। दोस्तों अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है तो दोस्तों ये आप संकल्प क्लासेस बाड़मेर के चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैंने ये अपने लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं। धन्यवाद दोस्तों।